हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जी, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म करने के बाद हम लोग कम्युनिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी का अगर आप वेटेज देखते हैं, दिस सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ इट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। अब ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों ने ख़त्म किया ऑफ कोर्स, और उसका ऑफ कोर्स पोर्शन अगर आप देखते हैं तो काफ़ी छोटा था। कम्युनिकेशन का पार्ट अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा है। मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पोर्शन आप देखोगे, अगर डिफिकल्टी लेवल देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस सबसे इजी अगर कोई पार्ट होगा तो कम्युनिकेशन है। बहुत जनरल सी बातें हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं क्या ही समझाऊंगा आपको कम्युनिकेशन क्या होता है। मतलब दिन भर आप इतनी बड़बड़ कर सकते हो, खुद से बात करने की आदत हो गई होगी अभी मेरे ख्याल से क्वारंटाइन टाइम में। तो पोर्शन बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और इनफैक्ट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी होगी। तो मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी ये बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा आपको। हाँ, नंबर ऑफ पेजेस अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा कि यार इतना सारा पढ़ना है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रॉबली जितना टाइम आपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया है उससे और 2 घंटे एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। इफेक्टिवली ये करीब 9-10 घंटे के लेक्चर्स हैं। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, आप लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का एक बार वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो देखने के बाद यू विल स्टॉप दैट, आप नेक्स्ट चैप्टर नहीं देखेंगे, पहले आप वो चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो ऑफकोर्स आपकी ड्राइव में अपलोडेड है। और एक बार वो वाला पार्ट खत्म हो जाए, उसके बाद ही अपने को नेक्स्ट चैप्टर मूव करना है, राइट। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर वापस देखने की ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स ये सारी की सारी ओपन फाइल्स है, आप चाहें इतनी बार ये लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल तकलीफ वाला कोई पार्ट इसके अंदर है नहीं, बहुत ईजी सी चीज़ है। कुछ एक पॉइंट शायद पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा आपको कि यार स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक अभी हर चीज़ स्कूल के हिसाब से ही चल रही है। रामायण, महाभारत, शक्तिमान आप देख ही रहे होंगे प्रॉब्ली। ये थोड़ी सी और स्कूल वाली बातें हम लोग कर लेते हैं, है ना। पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, टू स्टार्ट विथ चैप्टर 9, जिसका फर्स्ट चैप्टर है। लेट्स सी, ज़रा इसमें एक बार मैं आपको शॉर्ट में कंटेंट बता देता हूँ। अच्छा, इसमें इनिशियली आपको वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब बताया कि कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है, पहला। दूसरा, कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, ओरल, रिटन, एक्सप्रेसिव, बेसिकली मतलब नॉन वर्बल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो बताया हुआ है। फिर एक जोहरी विंडो एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, और सभी के फ़ायदे नुकसान। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है जो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना। लेट्स गो बैक टू स्कूल डेज। चलिए, ये यहाँ पे, अच्छा, जैसा हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप में भी करा, हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लगती है वो हम लोग साथ साथ में मार्क भी करते जाएंगे, राइट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर ग्रेट चांसेस उसके ऊपर शायद कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। चलो, आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट सेज द वर्ड कम्युनिकेट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यूनिस। कहाँ से आया, बेसिकली इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम दिस लैटिन वर्ड कम्यूनिस, विच मीन्स टू शेयर। कोई भी चीज़ अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हो, इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन। नाउ क्या बोल रहे हैं आगे, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, साइंस और बिहेवियर। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज़ और फीलिंग्स। ये प्लीज़ थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए साथ में। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज़ और फीलिंग्स। अच्छा, अब ये ज़रा एक एक वर्ड मेरे को बताना। फैक्ट, again, Narendra Modi is the Prime Minister of India. This is a fact. Donald Trump is the President of United States. This is a fact. Corona has evolved from China. This is a fact. तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। अच्छा, ओपिनियन, जो आपको लगता है कि वो थॉट सही है या नहीं। जैसे अभी बहुत रीसेंट प्रेटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे। मैं कल इनफैक्ट कुछ बड़े ऑथर्स के बारे में पढ़ रहा था, एंड आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। दे सेड इंडिया ने लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। तो अब ये हो सकता है उनका ओपिनियन हो। मेरे हिसाब से अगर आप जानो समझो, मेरे हिसाब से इससे सिचुएशन नहीं है। आप ग्लोबली जितने बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, आप सबकी बात सुनना। एवरीवन हैज़ अप्रिशिएटेड व्हाट मोदी डिड। ही सेड, एंड एवरीवन सेज कि शायद अगर यही स्टेप आपने 15 दिन के बाद लिया होता है, 1 महीने के बाद लिया होता, ये वायरस इस तरीके से इंडिया में स्प्रेड हो गया होता है कि इसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है इस देश के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पार्ट था। तो अगेन, ये यहाँ पे ओपिनियन वाली बात आती है कि मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है या फिर गलत है। किसी और के लिए हो सकता है वो ओपिनियन डिफर करता हो। थर्ड, आइडियाज़।
आइडियाज़ मतलब आपके थॉट्स, राइट। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हो, आपके फाउंडेशन की पढ़ाई आप लोगों ने प्लान की होगी कि आज मैं ये कर लूँगा, आज फिर मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। तो ये जितने भी आपके प्लान्स, थॉट्स, प्रपोजल्स होते हैं आर नथिंग बट आइडियाज़, राइट। कितने एक्चुअली में आप इंप्लीमेंट करते हो वो खैर आप ही जानते हो। एंड फोर्थ इज फीलिंग्स। अब ये तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, प्रॉब्ली जैसी फीलिंग वर्ड बोलते ना तो सब लोगों को सूरज सर का चेहरा सबसे पहले याद आता होगा, और दूसरा उन सारी एक्सिस का नाम और चेहरा आपको याद आता होगा जिन्होंने आउटराइटली आपको ऑन फेस रिजेक्ट किया है। तो वो सारी आपकी फीलिंग्स है, आपके इमोशंस है, राइट। सो बेसिकली कम्युनिकेशन ये बोल रहे हैं कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन। ना नेक्स्ट लाइन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, देयर सेइंग कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ऑफकोर्स कुछ पागल एक्सेप्शनल कैटेगरीज होती है जो खुद से बात करने लग जाते हैं, और जैसा मैं भी आपको बोल रहा था, ये आई थिंक जो टाइम चल रहा है प्रॉबली लोगों ने एक आर्ट, एक स्किल डेवलप कर लिया होगा कि आँच में देख के खुद से बात कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग बिल्कुल रियल सेंस में कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इज़ समथिंग वेर इन आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी दूसरे पर्सन के साथ, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हो। दैट इज़ वाई यू से इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। नाउ देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू अलाउ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। वन टेक्स अप द रोल ऑफ द सेंडर, सेंडर मतलब जो बताना चाह रहा है, एंड द अदर दैट ऑफ द रिसीवर, मतलब जो दूसरी पार्टी आपकी बात सुन रही है इज़ बेसिकली द रिसीवर। आई थिंक इस पैराग्राफ में बस इतना भी आपने पढ़ा तो काफ़ी है। सो इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ दे टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस एक ऑथर का नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। सो ये सेकेंड लाइन देखना, अकॉर्डिंग टू स्कॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन, मतलब पास ऑन करना, एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज़ इंश्योर्ड बाय फीडबैक, मतलब जो आपने बताया है सामने वाली पार्टी उसी प्रिटेक्स्ट में उसको समझ रही है, फॉर द पर्पज ऑफ इलिसिटिंग एक्शन विच विल अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो बेसिकली आपने किसी को कम्युनिकेट किया, लेट्स से आपने आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि भाई मेरे को से स्टॉक एक्सचेंज को इस साल की लिस्टिंग फीस पे करनी है, तो आप 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो कंपनी के फंड से एक्सचेंज के अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। सो बेसिकली उनकी तरफ से एक कम्युनिकेशन आया, ओके राइट। सो मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से समझा और उसके बेसिस पे एक्ट किया। सो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डे टू डे अफेयर्स एक्टिविटीज़ में, बिजनेस में एक कंपनी, उसके ऑफिसर्स, उसके एम्प्लॉयज़ जितने भी मोड्स यूज़ करते हैं इज़ नथिंग बट बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसको आप छोटे बड़े प्रिटेक्स्ट में कहीं पर भी ले जाए, आप किसी किराने वाली दुकान पे गए, आपने बोला कि भाई मेरे को 1 किलो आटा दे देना, तो वो जो मालिक वहाँ पे जो सेठ बैठा वो ज़ोर से चिल्ला के अपने नौकर को बोलता है कि ला 1 किलो आटा पैक करके ला। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कारण उसने अपने उस कंटेक्स्ट में, अपने बिजनेस के रेलेवेंस में उस पर्टिकुलर फैक्ट को यूज़ किया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल सी बातें, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद मुझे आपको एक्सप्लेन भी ना करना पड़े। कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस। अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी, इट्स अ टू वे प्रोसेस, मतलब सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूँ और आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, इज़ नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। सेकेंड देखते हैं, कम्युनिकेशन इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। व्हाट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस? चलता रहता है, राइट। मतलब इट नेवर स्टॉप्स। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, आखिर पूरी दुनिया अल्टीमेटली चल रही है, तो इट इज़ एसेंशियली एन ऑन गोइंग प्रोसेस। थर्ड, कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज़ एंड इमोशंस टू। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, अपने थॉट्स भी हो सकते हैं, राइट। जो आपको लगता है सही गलत हो, सामने वाला हो सकता है अग्री करे और डिसअग्री करे। फोर्थ, कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। अच्छा, ये आई थिंक आप अभी रिसेंट अगर कोई रामायण देख रहा होगा ना, तो आप प्रॉबली कनेक्ट कर पाओगे। अब जैसे एक टाइम था कि वो उस सीरियल में भी आप देख रहे होंगे कि भाई अलग तरीके का आदर सत्कार था, अलग तरीके की रिस्पेक्ट थी। दशरथ ने बोला कि यार 14 साल के वनवास पे चल जाओ, और राम कपड़े बदल के आ जाते हैं और 14 साल के वनवास के लिए निकल जाते हैं। आपके पेरेंट्स आपको अभी बोलते हैं कि यार 14 घंटे के लिए आपको सेल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आप अलग अलग तरीके की रिएक्शंस, इमोटिव्स दिखा के और वो बात बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, राइट। तो वो टाइम अलग था, आई थिंक आज का टाइम अलग है। फिर जैसे उस वक्त अगर माँ बाप ने बोल दिया कि आप कोई चीज़ नहीं करना है, पीपल वुड एक्सेप्ट। अभी आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि बाहर नहीं जाना है, मतलब घंटा आप तो जाके बताऊँगा कोई क्या कर लेगा मेरा। तो ये आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी की सारी चीज़ें, लैंग्वेज,
जिस तरीके से आप बात करते हो, आप अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, सही गलत की मैं बात ही नहीं करूँ, वो चेंज हो गया, राइट। सो डायनामिक प्रोसेस मतलब इट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे वो अर्ली माइंड के टाइम आपने देखा सुना होगा कि उनके पास लैंग्वेज ही नहीं होती थी, तो वो बस एक दूसरे का चेहरा देख के और इमोशन समझने लग जाते थे। अभी हम लोग जानवरों से भी बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, अ डॉग इज़ हैप्पी और अ डॉग इज़ सैड, अपने को ये भी समझ में आ जाता है। तो डायनामिक प्रोसेस मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होती गई। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं बिल्कुल बिना किसी रीज़न के बड़बड़ करते रहते हैं। अपने हरीश सर फॉर दैट मैटर आप देखना काफ़ी जगह वो एक बार बोलना स्टार्ट करे तो ही डजंट नो वेयर टू पुट द फुल स्टॉप, मतलब उसकी लाइफ में सिर्फ कॉमा ही है, फुल स्टॉप है ही नहीं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब जब भी आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो, अल्टीमेटली देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, राइट, कि आप वो चीज़ क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी साइंस? अच्छा, जैसे आप देखना हर पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग, हर पर्टिकुलर रीजन के, रिलीजन के लोग, सबकी एक अलग भाषा होती है, एक अलग तरीका होता है समझने का। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा आपको जितना सिंपल यूसेज लैंग्वेज में सिखा सकूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वही अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज CS और मैं मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मोड ऑफ लैंग्वेज ये नहीं होगा, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट। व्हेन आई टॉक टू माई पेरेंट्स एक अलग तरीके की लैंग्वेज होती है, एक अलग तरीके का कोड होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मतलब पर्सन टू पर्सन इट वेरीज, राइट। मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपने पढ़े कुछ फीचर्स थे कम्युनिकेशन के, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ईजी चीज़ है, जेन्युइनली इसमें ऐसा स्ट्रेस या प्रेशर लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जहाँ आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आई थिंक यू हैव माई नंबर्स, बिल्कुल बिंदास, फील फ्री टू गेट इन टच, और कुछ भी दिक्कत आए हम देयर 24/7। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो पहला, द सेइंग इंक्रीज इन साइज। अच्छा, जैसे आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हो, आज हम लोग TCS के बारे में जैसे बात करते हैं। नाउ TCS हैज़ नियरली एन एम्प्लॉय बेस ऑफ 1,50,000, 1.5 लाख लोग काम करते हैं वहाँ पर। अब एज अ चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी से, अब जैसे ये अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी कंपनी का टॉप नॉच है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो अपने सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर चले कि भाई पैनिक सिचुएशन ना हो। मतलब एक एम्प्लॉइज़ के मन में फियर होता है कि मेरे को अगले महीने की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे एज द टॉप मैन ऑफ दिस कंपनी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सभी को कॉन्फिडेंस में साथ लेकर चलो, राइट। सो इंक्रीज इन साइज मतलब बिजनेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतने ग्रो हो गए, इतने बड़े हो गए कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अच्छा, जब मैं आपसे 1-to-1 बात करता हूँ तो मेरा लैंग्वेज, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज देयर इज़ एन आई टू आई कॉन्टैक्ट, राइट। आप मेरे सामने बैठे हो। अच्छा, मुझे जब 1 लाख लोगों को एड्रेस करना है तो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। जब मुझे एक क्लास को एड्रेस करना है कि से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बैच ऑफ 100 ऑट स्टूडेंट्स, तो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा, मेरा मोड, मेरी लैंग्वेज का तरीका बिल्कुल अलग होगा। सो जिस तरीके की आपकी ऑडियंस है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो। सो इंक्रीज इन साइज मतलब जैसे जब बिजनेसेस ग्रो हुए, सो कंपनीज मैनेजमेंट के लिए इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। सेकेंड देखते हैं, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। अच्छा, एक कंपनी में आप देखना, ये प्योरली हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, राइट। तो जो भी चीज़ें आप सोच पा रहे हो, आप थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, वो आप हमेशा बिजनेस को ध्यान में रख के ही सोच रहे हैं। ये इंटरपर्सनल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? एक कंपनी में जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, R&D होता है। तो अब जब भी आप काम करते हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है, राइट। कि फॉर एग्जांपल अब आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है। अब रॉ मटेरियल अगर प्रोक्योर करना है तो उसके लिए आप बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, आपका जो असेंबली लाइन है, आप उनसे कनेक्ट करोगे, आप लीगल वालों से कनेक्ट करोगे, आप फाइनेंस वालों से कनेक्ट करोगे, भाई कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कौन सी चीज़ों के लिए कितना पैसा लगना है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना रोल, एक फंक्शन डिफाइंड है। और दूसरा, इन सभी का जो कम्युनिकेशन, दिस बिकम्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, राइट, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। थर्ड देखते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अच्छा, कोई से भी बिजनेस के बारे में आप बात करना, आई थिंक कोई सी भी इंडस्ट्री आप देखना, कंपटीशन इज़ एवरीवेयर। आप एडवर्टीजमेंट देखना, ऑनलाइन प्रेजेंस आप देखना, आज अलग अलग ब्रांड्स है, और पर्टिकुलरली FMCG में तो आप देखना है, जो ये साबुन तेल बेचते हैं, इन कंपनीज़ में तो अलग लेवल की कंपटीशन है। मतलब
आप से हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हो तो विद इन द कंपनी ओनली उन लोगों ने अपनी 25 अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइन क्रिएट की हुई है। मतलब एक कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से compete कर रहे हैं, उस लेवल की कॉम्पिटिशन। सो इन ऑल दीज एरियाज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस के पास पहुंचते हो, इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज में आप देखना कि लेबर का प्रॉब्लम है, लेबर अनरेस्ट है, स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। टाटा नैनो के केस में आपने देखा होगा, मारुति के केस में आपने सुना होगा कि पूरी की पूरी फैक्ट्री वॉज शट डाउन बाय द लेबर यूनियन। तो अगेन उन सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना कि भाई हम जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सेट हो। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशंस। अच्छा, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आप देखना, अच्छे मैनेजमेंट गुरुज आप देखना, बड़े बड़े जो CEOs हैं आप इनको देखना, कभी सुनना, दे ऑल इंसिस्ट दैट their people, their team is always motivated. So human relations मतलब to create that bond it becomes really important that you talk to your people, right? अब हो सकता है वो बहुत बड़ी ऑडियंस हो या हो सकता है कुछ लिमिटेड लोग हो, राइट? दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ये मैं रतन टाटा के बारे में एक बार जैसे पढ़ रहा था, दिस रिलेटिव ऑफ माइन हु वर्क्स विद टाटास। तो जब Tata Motors was going through a rough phase, so there was a letter which was personally signed by Ratan Tata. It was sent to all the top executives of the company, करीब 100-125 लोग थे। तो वो सारे टाइप्ड लेटर्स जिसको रतन टाटा ने पर्सनली साइन किया, एंड इट वाज इन द नेम ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअली। वो लेटर्स लिखे गए सबको कि भाई इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स टाटा ग्रुप स्टैंड्स विथ यू। तो कहीं ना ये एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग, एक बहुत अच्छा इमोशन क्रिएट करता है एम्प्लॉइज़ के मन में कि यस माई मैनेजमेंट स्टिल टेक्स केयर ऑफ मी, राइट? दे स्टिल एक्चुअली थिंक अबाउट मी। इज़ बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस। आगे PR, पब्लिक रिलेशंस। अच्छा, काफ़ी सारी कंपनीज अब देखना PR पे अच्छा खासा स्पेंड करती है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। अब द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल विद द इंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंटरनेट कमिंग इन। दुनिया बहुत छोटी हो गई है ना। यहाँ बैठे बैठे आपको ये पता चल जाता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है या फिर नासा ने क्या नया किया है। तो PR इन सभी केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एज अ कस्टमर प्रोडक्ट सेल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आफ्टर सेल्स आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया। सो PR इज़ बेसिकली अपने रिलेशंस विथ योर सप्लायर्स, विथ योर वेंडर्स, विथ योर कस्टमर्स, राइट? ये सभी लोगों के साथ। नेक्स्ट, पर्सनल एसेट। अच्छा, आज मानते ही हम लोग कि सबसे बड़ी आपकी कोई एसेट होती है दैट इज़ HR, ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली होती है। एंड ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल, राइट? सो यू नो, आप एक ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करते हो तो उसको सिर्फ उसकी मनी नीड्स नहीं होती, इसकी बाकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, रिस्पेक्ट होती है, बाकी एम्पैथी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो आपने मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस में पढ़ी होगी सब चीज़ें। सो कम्युनिकेशन मेक्स ऑल दोज थिंग्स कंपेरेटिवली ईजियर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस, उसके एडवांटेजेस क्या है कम्युनिकेशन के। अच्छा, आगे देखना। अब खैर ये टेबल भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, और ये तो अपन लोग खैर डेली लाइफ में देखते सुनते हैं। चलो चेक करते हैं। सो दे सेइंग दो तरीके के कम्युनिकेशन, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें आप बोलकर या लिखकर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, नॉन वर्बल जहाँ मेरा चेहरा देख के आपको समझ में आ रहा है बेसिकली। सो चेक करते हैं ज़रा। फर्स्ट वर्बल, देयर सेइंग ओरल बोलकर, रिटन लिखकर, विजुअल देखकर, ऑडियो विजुअल। आई थिंक मूवीज़ हम लोग देखते हैं, इज़ बेसिकली ऑडियो विजुअल। विजुअल आपके PPTs होते हैं, स्लाइड्स होती है, इज़ बेसिकली विजुअल। नॉन वर्बल जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, फिजिकल अपीयरेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें। तो बॉडी लैंग्वेज देखते ना, बोलते हैं हम लोग, जैसे पिताजी गुस्सा करें, उनकी आंख देख के अपने को समझ में आ जाता है कि आज तो पिटने वाला है भाई मैं। तो इज़ बेसिकली यू नो योर फेशियल एक्सप्रेशंस। बॉडी मूवमेंट, जैसे अब देखना बहुत एंग्जाइटी होती है तो इंसान बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाता है, नीचे देखता है अगर डिप्रेशन में है तो, कुछ सोच रहा है तो ऐसे ऊपर देख के और वो लॉइटर अराउंड करता रहता है, जो आप अक्सर करते रहते होंगे। तो ये देख कर भी अपने को समझ में आ जाए कि आप किस थॉट प्रोसेस में हो, राइट? इज़ बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, आपके चेहरे देख के पता चल जाता है कि भाई इंसान को गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है,
फिर आपके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ये उंगली होती है, ये उंगली होती है, हर उंगली का कुछ ना कुछ मीनिंग है। खैर आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे ये सब चीज़ें। तो ये भी सब क्या है, बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी ये जैसे वर्ड्स आप देखोगे ना, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है रिटन कम्युनिकेशन में। ये मैं सजेस्ट करूँगा आप ये यहाँ पर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कारण सब्सिक्वेंट चैप्टर्स आप जो भी पढ़ोगे उसमें ये सब चीज़ें अपने को फॉर्मेट के फॉर्म में पढ़नी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ध्यान रखना कि रिटन ओरल क्या होता है। बाकी आई थिंक इस जो भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब के फॉर्मेट्स हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। 100% सब कुछ कवर्ड है ना। तो यहाँ पर ये याद नहीं भी करोगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। चेक करते हैं। सो पहला देयर सेइंग रिटन कम्युनिकेशन। जी सो फर्स्ट, what do you mean by written communication? Refers to the words that are written and structured in the form of a message. तो जिसको आपने एक मैसेज के फॉर्म में ड्राफ्ट किया इज़ बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस रिटन कम्युनिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स। ये अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, लेटर क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, मेमो क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो रिटन कम्युनिकेशन आई थिंक बहुत सिंपल, दिमाग लगाने जैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जो कम्युनिकेशन आप लिख कर करते हो विद द अदर डिपार्टमेंट इज नथिंग बट रिटन कम्युनिकेशन। आपने इंस्टीट्यूट को मेल लिखा कि साहब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, राइट। चलो नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। क्या क्या ज़रूरत है चेक कर दे जाना। फर्स्ट, सीधे पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको, ऊपर का पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। पहला दे सेइंग चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपका फ्लो ऑफ लैंग्वेज अलग होता है। जब आप ऑर्डर दे रहे हो आपका फ्लो ऑफ लैंग्वेज अलग होता है। जैसे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, यू हैव टू गेट दिस डन, राइट। ये ऑर्डर है। अच्छा, आप किसी को रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट, और आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू गेट दिस प्रोसेस डन। तो ये फ्लो ऑफ लैंग्वेज में डिफरेंस आपको समझ में आता है, राइट। अब आप अपने एमडी से फॉर एग्जांपल कोई बजट सैंक्शन कराना चाह रहे हो कि भाई मेरे को ये एक इवेंट करना है जिसके लिए मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। आपने उसको ईमेल लिखा और नीचे लिख दिया कि सेंड मी द अप्रूवल बाय टुमारो एल्स यू आर फायर्ड। तो अगेन ये मोड ऑफ लैंग्वेज वहाँ पर नहीं चलेगा, अप्रोप्रिएट नहीं। तो आपके लिए ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप किससे डील कर रहे हो और आपका फ्लो ऑफ लैंग्वेज क्या है, राइट। सो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स चेक करते हैं। सो देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट का आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, काइंडली गेट दिस मैटर डन एट द अर्लीस्ट। और उसी को इन लोगों ने और मॉडिफाई करके बताया, विल यू प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन एज यू मे डीम नेसेसरी इन द मैटर, है ना। सो बेसिकली अप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किससे बात कर रहे हो, और दूसरा फ्लो ऑफ लैंग्वेज अथॉरिटेटिव है या फिर सॉफ्ट है। चेक करना आगे। हाँ, ये वाला एक दो लाइन पढ़ते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस, ऊपर जो आपने पढ़े। सिमिलरली व्हेन असेसिंग योर सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मेंस यू शुड यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, राइट। वन मे नॉट साउंड इनकरेक्ट इफ द वर्ड्स ही इज डल, डोसाइल एंड स्लगिश आर यूज्ड इन एन असेसमेंट, बट इट इज़ बेटर टू से ही इज लेथार्जिक, राइट। सो अप्रोप्रिएटनेस दे आर सेइंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड चेक करते हैं, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़। अच्छा यार, ये तो खैर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़। जैसे कुछ लोग आप देखना कि छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए दे गो इन एक्सट्रीम डिटेल्स, बोलते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। एंड ऑफ इट जब पूरी कहानी कंक्लूड होती है अपने को समझ में आता है यार इतनी सी बात है एक लाइन में ख़त्म कर देता, पता नहीं क्यों इतनी बड़बड़ कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक बात करते हैं, राइट। आप अक्सर पेरेंट्स को देखना जब अपने बच्चों से बात करते हैं ना तो एक लाइन में ख़त्म कर देते कि भाई यू हैव टू डू दिस, राइट। जैसे स्कूल में मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि अगर 80% नहीं आया तो खाना बंद। अब आई थिंक दिस वाज लाउड एंड क्लियर, एक ही लाइन में समझ में आ जाता है अपने को क्या करना है, नहीं तो उसके रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, राइट। तो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ मतलब आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं अल्टीमेटली कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा हूँ, राइट। देखो ज़रा, सो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज इज अ प्रीकर्सर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑल बिजनेस करस्पॉन्डेंस, और बाकी नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई थिंक वन रीडिंग बहुत सॉर्टेड है, बाकी है। थर्ड देखते हैं, इनऑफेंसिव लैंग्वेज। अच्छा,
स्लैंग्स, बहुत सारे स्लैंग्स हम लोग LOL फॉर एग्जांपल, खैर LOL की बहुत पहले भी मैंने आपको कहानियाँ सुनाई है। फिर ROFL। अब ये स्लैंग्स आप दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत में अगर आप यूज़ करते हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, राइट। बिजनेस में ये सब चीज़ें नहीं चलती, राइट, कि आप अपने बॉस को लिख रहे हो उसने ही क्रैक्ड अ गुड जोक और आप नीचे LOL लिख रहे हो, डजंट वर्क देयर, राइट। तो इनऑफेंसिव लैंग्वेज मतलब द फ्लो ऑफ लैंग्वेज शुड बी सच कि सामने वाले को हर्ट ना हो आपकी बातें सुनकर, इज बेसिकली इनऑफेंसिव लैंग्वेज। चेक करो जरा क्या लिखा है। सो दिस थिंग, इनऑफेंसिव लैंग्वेज इज अ श्योर वे टू बिल्ड गुडविल एंड रेपुटेशन, especially while writing business letters or communicating within the organization. One should try to be as inoffensive as possible. Offensive language begets hatred, enmity and ill feeling, मतलब negative feelings create करती है, whereas politeness begets politeness and encourages participative communication, right? So it should be as soft as possible is what they are trying to say. अच्छा, नीचे उसके कुछ इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स दिए, आपको सिर्फ एक बार इसको रीड करना है, बट बहुत दिमाग लगाने जैसा इसमें ऑनेस्टली कुछ नहीं है, अदरवाइज़ मैं यहीं पर पढ़ देता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट चेक करते हैं, ल्यूसिड स्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूसिड स्टाइल? शुड बी सिंपल एंड प्लेन, अंडरस्टैंडेबल टू द अदर पार्टी। अब जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, पोएम्स पढ़ते हो, जब भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की बात आती है पूरी दुनिया ना एक नाम हमेशा सबसे पहले लेती है, विच इज़ शेक्सपियर। तो what he wanted to say was always difficult to understand, you know, as a kid। अगर मुझे जेन्युइनली इंग्लिश से अगर बहुत नफरत थी तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि शेक्सपियर की बातें समझ में आती थी, जो प्लेज वो लिखते थे। मुझे ऐसा लगता था, और हमेशा मैं तो आज भी मन में खैर सेम थॉट रहता है, सेम क्वेश्चन रहता है कि यार अगर मैंने वो प्ले लिखा होता, ट्रस्ट मी इट वुड हैव बीन इन सच सिंपल लैंग्वेज कि शायद कोई बुक उसे पब्लिश ही नहीं करती। कारण वो आपको ना मतलब लैंग्वेज के साथ इंटरप्रिटेशन भी सिखा देते हैं, समझ में ही नहीं आता कि अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं। और जब आप पहली बार पढ़ते हो हाय थाय दाय ऐसी इस टाइप की लैंग्वेज होती है, आप पढ़ते तो कुछ और ही लगता है, जब आपका टीचर आपको समझाता है तो अपने को ऐसा लगता था कि यार अपने से बड़ा डम कोई है ही नहीं दुनिया में, कारण व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से अपने को समझ में ही नहीं आया। सो ल्यूसिड स्टाइल मतलब इट शुड बी एज सिंपल एंड एज प्लेन एज पॉसिबल कि सामने वाला एटलीस्ट समझ पाए व्हाट यू ट्राइंग टू से, इज ल्यूसिड स्टाइल। नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं, कोहेरेंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, कोहेरेंट मतलब लॉजिकल प्रेजेंटेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कोई प्रपोजल भेजते हैं और उसको हम लोग थोड़ा सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सेंस में हम लोग बात करते हैं कि आप लोग शायद कनेक्ट कर पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको आज कन्विंस करना है कि आपको आज मैनेजमेंट के 3 वीडियो लेक्चर्स ख़त्म करने हैं, राइट। तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, 3 वीडियोस आज ख़त्म करने का फ़ायदा क्या है वो मैं बता दूंगा, अगर आप नहीं करोगे तो उसका नुकसान क्या है, और लास्ट में मैं उस चीज़ को कंक्लूड करूँगा। अच्छा, मैंने उल्टा स्टार्ट किया, मैंने पहले आपको बता दिया कि तुम फेल हो रहे हो, ये बात तय है, मतलब कोई बचा ही नहीं सकता तुमको, तुम फेल ही हो, कंफर्म फेल हो। और उसके बाद मैंने आपको सब फ़ायदे नुकसान बताना स्टार्ट किया, तो इट इज़ नॉट कोहेरेंट, राइट, वो बहुत लॉजिकल नहीं है। तो अगेन जब भी आप कोई चीज़ बताते हो, और ये बहुत बेसिक फंडा आई थिंक लाइफ का, जब आप सामने वाले से किसी चीज़ के लिए हाँ सुनना चाहते हो, सो टेल हिम हिज बेनिफिट्स इन इट। जब तक आप उसको उसका फ़ायदा नहीं बताओगे ना, वो कभी उस चीज़ के लिए हाँ नहीं करेगा। सो नॉट ओनली इन योर पर्सनल रैपोज रिलेशनशिप्स, बिजनेस की बात करो या आप किसी भी चीज़ की बात करो, यू हैव टू टेल हिम देयर एडवांटेजेस, राइट, कि आपका ये सब करने में फ़ायदा क्या है। जिस दिन उसको वो अपना फ़ायदा दिखने लगा, आई थिंक इट्स वेरी इजी, देन उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब वो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ मान जाएगा। इज़ बेसिकली कोहेरेंट प्रेजेंटेशन। चेक करना, whether evidence tendered by a witness before a judge is true but incoherent, the judge would not be inclined to rely on it, right। मतलब पहले वो केस फैक्ट्स प्रेजेंट करता है, उसके बाद आप जब कोर्ट में जाते हो तो आप केस फैक्ट्स पहले प्रेजेंट करते हो, फिर आप लॉ पॉइंट बताते हो उसको, फिर कोई पुराने केस जजमेंट्स आप मिलते हैं वो सब चीज़ें आप बताते हो, उसके बाद आई विटनेस अगर कोई है तो उसके स्टेटमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एविडेंस हम लोग ऑन रिकॉर्ड लेकर आते हैं, और उसके बाद आप लास्ट में रिलीफ की बात करते हो, राइट, कि भाई मैं क्या प्रे कर रहा हूँ कोर्ट से कि भाई मेरे को क्या रिलीफ मिलना चाहिए। तो देयर इज़ अ लॉजिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग दोज थिंग्स। एग्जाम्पल पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब के सब अभी जो भी आप पढ़ रहे थे, दिस वाज ऑल अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। आगे इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। चेक करते हैं। सो research studies have shown that 80% of communication by executives of a company is done in the oral form। आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जिस लेवल की बात कर सकते हो आई थिंक एंडलेस है, बट विद दिस सोशल मीडिया कमिंग इन, लॉट ऑफ टेक्सटिंग एंड मैसेजिंग कमिंग इन,
थोड़ा सा ओरल कम्युनिकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया, बट स्टिल आई थिंक सबको मज़ा आता है। क्यों? बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आप कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, कुछ बोल भी दिया तो बाद में अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप उसको डिनाई कर देते हो। तो ओरल कम्युनिकेशन के अपने कुछ अलग ही फ़ायदे नुकसान है। चेक करते हैं। अब ये खैर कुछ समझाने जैसा हो तो मुझे बताना है। इसमें फ़ोन, मैसेजेस, इंटरकॉम, फेस टू फेस डिस्कशन, ये सब के सब, ऑल दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आजकल तो खांसते तो भी डर लगता है यार, मतलब पहला थॉट ये आता है कि भाई तेरे को कोरोना तो नहीं होगा, बट डोंट वरी, आई एम सेफ एंड सो आर यू। खैर वी आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट एनीवे। सो हाँ जी, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा, डायरेक्टली आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। एडवांटेजेस बताएं आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। सिर्फ हेडिंग्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा ऐसी चीज़ें। पहला, सेव्स टाइम। बोलने के लिए क्या लगता है आप जानते हैं। ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स दी अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इमीडिएटली आई गेट द फीडबैक, राइट। कि आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने आपको पूछा कि यार से आई ऑफर्ड यू आइसक्रीम, मैंने पूछा आइसक्रीम आपको कैसी लगी, आपने बोला 3rd क्लास, तो आई गेट द फीडबैक इमीडिएटली, राइट। सो फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। थर्ड, ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज मोर अप्रोप्रिएटली विद सूटेबल टोन, वॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये होता है आप जैसे बहुत अब्यूसिव बातें कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है भाई आज सटकी भी है मास्टर की, आज सटकेगा अपने ऊपर। दूसरा, टोन। फिर वॉइस, जैसे आप सूरज सर को आपने सुना होगा, जब वो बहुत इमोशनल बातें करता है तो आपको ऐसा लगता है कि बस अभी रोने ही वाला है, तो वो भी रोना स्टार्ट करता है। साथ में देख कि टीचर रो रहा है, थोड़ा अपने को भी दया दिखानी चाहिए थी, हम लोग भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपकी वॉइस, कितने हार्श आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, राइट, कितने लाउड आप हो, कितने सॉफ्ट आप बोल रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आई थिंक हेल्प करती है। अच्छा, कुछ डेड लोग होते हैं ना, जैसे आप देखना, मिस्टर बीन्स की खैर बात नहीं करूँ, ही मेक्स एन एक्सेप्शन टू द एंटायर चैप्टर, इनफैक्ट द एंटायर सेक्शन। बट ऐसे कुछ बिल्कुल जीवन से हताश, परेशान, निराश लोग होते हैं, एक ही टोन में बात करते हैं। वो आएंगे, एक भाषण देंगे और चले जाएंगे, राइट। अपने को समझ में नहीं आता। इन रामदास अठेवले फॉर दैट मैटर, मतलब आई लव हिज ओरेटरी फॉर मिलियन रीजन्स। खैर आपने भी पोएम सुनी होगी, वेरी इंटरेस्टिंग। आएगा बिल्कुल हलू हलू, धीरे 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 स्टार्ट करेगा। उसका कंटेंट इतना गजब होता है कि भाई सुन के अपने को मज़ा आता है बहुत, राइट। आप लुक एट नरेंद्र मोदी फॉर दैट मैटर, व्हेन ही स्पीक्स यू फील लाइक लिसनिंग टू दैट देयर इज ऑफ दैट कॉर्डियलनेस इन हिज वॉइस, राइट, विच मेक्स हिम अ वेरी गुड ओरेटर। तो मज़ा आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, राहुल गांधी आया, अब जैसे मैं राहुल गांधी बोलता हूँ आधे चेहरों पे स्माइल आ गई होगी कभी इमीडिएटली, राइट। तो वो आता है, कुछ बोलना चाहता है और चला जाता है और अपने को समझ में ही नहीं आता है। जैसे कोरोना को लेकर भी ही मेड अ स्टेटमेंट, आई वांट द गवर्नमेंट, यू आर नॉट डूइंग राइट, यू शुड टेक सम। अच्छा, क्या एक्शन लेना है हमको बताना ही नहीं है, बस यू शुड हैव टेकन सम एक्शन। मैं भी बोल सकता हूँ कि यार मैंने भी सेम चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि यार कुछ ना कुछ एक्शन गवर्नमेंट को लेना है। तो कॉमन सेंस की बात है, आप ये बताओ ना करना क्या है, राइट। सोल्यूशन बताया नहीं, सिर्फ ज्ञान दे रहे अपन लोग। तो सेम चीज़ है। आई थिंक ये ओरल कम्युनिकेशन में कंपेरेटिवली ईजी होती है। नेक्स्ट इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन मैनेजमेंट। अच्छा, कन्विंस करना बहुत आसान होता है। रिटन, सामने वाला आपके इमोशंस नहीं समझ पाता है कि आप क्या थॉट प्रोसेस के साथ उसे कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप सामने सामने बात करते हो, हाँ करवाना बहुत आसान होता है, राइट। कि से फॉर एग्जाम्पल आपको नाइट आउट चाहिए, आपने आपके पेरेंट्स को टेक्स्ट किया कि पापा वी ऑल प्लान टू स्टडी टुगेदर, सो आई नीड अ नाइट आउट, आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड्स प्लेस, कैन आई गो। उधर से एक सिंपल रिप्लाई आता है 2 अक्षरों में, नो, राइट। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, वही अगर आप फ़ोन पे बात करो, पापा यू क्यों सो क्यूट, यू सो स्वीट, आप इतने अच्छे हो, यू द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। आपने पहले 5 मिनट अच्छे से मक्खनगिरी कर ली, उसके बाद फिर आपने मुद्दे की बात रखी कि ये सब फ़ायदे, अगर मैं आज साथ में पढ़ पाऊँगा तो ये सब मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो ईजी है कंपेरेटिव, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ ईजी। नेक्स्ट इज़ वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विथ ग्रुप्स। आई थिंक राज ठाकरे फॉर दैट मैटर, व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स टू हिम। ओरेटरी मतलब ज़बरदस्त है, कोई कंपैरिजन ही नहीं। अच्छा बोले बुरा बोले, लेकिन सुनने में बहुत मज़ा आता है। मतलब इवन इफ यू आर नॉन महाराष्ट्रियन, आप सुनोगे तो आप एन्जॉय करोगे जेन्युइनली। तो इट बिकम्स ईजी। अच्छा, इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो। शब्द की तो कीमत है ही नहीं भारत में ऐसे भी, तो बस बड़बड़ करते रहो। जहाँ अपने को लगे अपनी हार हो रही है, आप मना कर दो कि मैं तो मजाक कर रहा था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी विन विन है, तो बोलो मैं तो हमेशा से इसी थॉट में बिलीव करता था। इज़ बेसिकली इकोनॉमिकल। एंड विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ कंपेरेटिवली एंड ईजी टास्क। जो मैं आपको बोल रहा था, डिनायल
कि जिस पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि यार अपने हाथ से बात जा रही है, रिफ्यूज़। एंड सबसे ईजी मेरी तो आदत से मजाक करनी, मतलब हमेशा से मजाक ही करता हूँ। तो ये सारे के सारे आई थिंक कुछ उसके इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ओरल कम्युनिकेशन के। चलो आगे देखना, टेलीफोन एटिकेट्स। अब बहुत सिंपल सी बातें हैं, आई थिंक डेली लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और अपने हर तरीके के सैम्पल फ्रेंड्स होते हैं जहाँ पे आपने सब चीज़ें फीचर्स एक्सपीरियंस किए होंगे। चेक करो ज़रा, पहले देर सेइंग ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल कॉल्स। अच्छा, वो जैसे खैर हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी सेल करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं यार एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे फ़ोन करते हैं, हेलो सर मेरा ना ये लेक्चर प्ले नहीं हो पा रहा है सर, मैं क्या करूँ। अरे भाई तेरा नाम क्या है, कौन सी सिटी से है, कौन सा सब्जेक्ट तूने ऑर्डर किया है, कब ऑर्डर किया है, एग्ज़ाम कब है तेरी, कुछ बता, कुछ बैकग्राउंड तो बता। सर आप बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मतलब मैं क्या करूँ, तू कौन है भाई, और तेरा वीडियो क्यों प्ले नहीं हो रहा है, क्या हुआ, कुछ बैकग्राउंड तो थे। तो ये आई थिंक एक बहुत सारे लोगों में दिक्कत होती है। तो जब भी आप किसी को कॉल करो, एटलीस्ट पहली बार आप किसी से बात कर रहे हो, ऑब्वियसली आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को। अच्छा, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, आपने मम्मी को फ़ोन किया, बोला कि हाँ मम्मी तो मेरा नाम विकास हो रहा है, मैं आपका ही बेटा हूँ, प्लीज़ इस पर कभी शक मत करना। अब यहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं है, राइट, बट ऑफकोर्स किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से अगर आप बात करें तो आपको बताना पड़ेगा, इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सेकंड, बी सेंसिटिव टू द टोन ऑफ योर वॉइस। अच्छा, रहता ना, अब जैसे आप गुस्से में किसी को फ़ोन कर रहे हो, राइट, कि आपने आपके फ्रेंड्स के साथ मूवी प्लान की और हर ग्रुप में एक टीचर रहता है, आई एम श्योर अभी आपके आंखों के सामने एक चेहरा आ गया होगा आपके ग्रुप का जो टीचर होगा, कि भाई आपने सब प्लान कर लिया, टिकट बुक हो गई, लास्ट पॉइंट पे कोई फ़ोन करता है और आपको बोलता है कि यार अरे यार मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं है, मेरे कुछ प्री कमिटमेंट्स है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, राइट। तो मतलब अगेन जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपका टोन, आपकी लैंग्वेज होती है। थर्ड, थिंक थ्रू एग्जैक्टली व्हाट यू प्लान टू से एंड डिस्कस बिफोर यू प्लेस अ कॉल। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन के सेंस में ये लोग बात करें कि भाई जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, पहले आपने उसे बिल्कुल अपने ब्रेन में फिट कर लिया कि एग्जैक्टली क्या आपको बोलना है, किस फ्लो में आपको बोलना है, और सामने वाले का रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके हिसाब से आपके आंसर्स क्या होंगे। नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ इंटरप्शंस टू अकर ड्यूरिंग कन्वर्जेशंस। मतलब किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आसपास की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नेटवर्क की कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इन केस इफ यूर वोडाफोन और एन आइडिया यूज़र, आई एम श्योर ये सब फंडे आपके लिए फेल है। नेक्स्ट, स्पेशली व्हेन लीविंग मैसेजेस स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। अच्छा, मतलब अगेन कोई डिस्ट्रैक्शन है आपको ऐसा लगता है तो रिपीट, राइट, उसमें कुछ नहीं जाता अपना। और अभी तो खैर कॉलिंग भी फ्री हो गई तो इट हैज़ बिकम मोर इफेक्टिव नाउ। नाउ ब्रिंग द हैबिट ऑफ ऑलवेज टर्निंग ऑफ योर सेल फोन रिंगर व्हेन एंटरिंग अ मीटिंग, रेस्टोरेंट, थिएटर। हाँ, अब जैसे देखना ना कुछ लोग ही वो कॉलर टोन लगी हुई रहती है और रिंग टोन लगी हुई रहती है, कहीं अच्छी जगह आप बैठे हो, कोई बहुत अच्छी सी मीटिंग चल रही है और आपकी बोर्ड मीटिंग चल रही है और फ़ोन आता है आपको और गाना आ गया चिपकाले से या फेविकॉल से। सो अगेन इट पुट्स अप अ बैड इंप्रेशन, राइट। सो अगर कहीं आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो विच इज़ वेरी फॉर्मल, ऑब्वियसली मेक श्योर दैट किसी भी तरीके का ऐसा कोई नॉइज़ या डिस्टर्बेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज स्पीक इन टू द टेलीफोन रिसीवर विथ एन इवन एंड लो टोन ऑफ वॉइस। अच्छा होता है ना वो, जैसे आप बिल्कुल एकदम चिपका के बात करते हो, सामने वाला समझ ही नहीं पाता, वो आपकी सांसों की आवाज़ ज़्यादा आती है आपके शब्दों से। सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन सम डिस्टेंस। डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एक्टिविटीज़ वाइल स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन। ये देखना कुछ लोगों में मस्त काम रहता है, मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अच्छा और आपने हेड ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और इधर नीचे मैसेजिंग चल रही है किसी दूसरी लड़की को, तो दोनों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, एक से गुस्सा एक से प्यार। जिससे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो उससे बड़ा प्यार भरी बातें कर रहे हो, और जिससे आप टेक्स्ट कर रहे हो उससे गुस्सा, उसको कुछ लिखना था गुस्से में और आपने इसको 2-4 गालियाँ दे दी। तो अगेन डू नॉट डू दैट, राइट। मेक श्योर दैट यू हैव वन एट अ टाइम, इट बिकम्स रिस्की अदरवाइज। तो ये सारे के सारे आई थिंक कुछ फीचर्स ट्रेट्स आपके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के इन्होंने बताया। थर्ड देखते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। अच्छा, विजुअल मतलब आप सिर्फ देख सकते हो, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर उसमें कोई नॉइज़ नहीं, मतलब कोई वॉइस नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, इट इज़ जस्ट विजुअल। तो जितने भी प्रेजेंटेशंस हम लोग देखते हैं वो एक तरीके का विजुअल कम्युनिकेशन है। हाँ, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, ये सारी के सारी ऑल दिस इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। चलो इसके अब फ़ायदे नुकसान देखना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा देखो, किसी भी प्रेजेंटेशन का आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इट कीप्स यू माइंडेड। अब कोई पीपीटी आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग सा है,
उसमें कुछ विजुअल्स चल रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो अपने को ना देख के एक इंटरेस्ट बना रहता है। आप कोई स्पीकर है जो सिर्फ बोल रहा है, कुछ दिखाई नहीं रहा, बोर हो जाता है अपने को, राइट। और वही अगर आपको इंटरेस्टिंग कलर्स के साथ दिखा रहा है तो यू फील नाइस अबाउट इट, राइट। अच्छा लगता है, एक कैप्टिवेशन रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ऑडियो नहीं होता है, सो एक पॉइंट के बाद हो सकता है कि यू लूज़ इंटरेस्ट, बहुत मज़ा ना है, उसका एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ चेक करते हैं, ऑडियो विजुअल। आई थिंक टीवी, इंटरनेट, कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो आप देखते हो, दिस इज़ नथिंग बट ऑडियो विजुअल। अभी जो वीडियो कॉल्स आप करते हो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और पता नहीं किस किस को, इज़ नथिंग बट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आप देख भी पाते हो और सुन भी पाते हो। फ़ायदा क्या है? इन्वॉल्वमेंट, सबसे मेन बात उसकी, सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका एनग्रॉसमेंट उसके अंदर रहता है, पूरी तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल। अच्छा, ये जैसे कि कोई लेक्चर में आप बैठे हो, बहुत बोरिंग सा लग रहा है, बस वो सामने वाला बोले जा रहा है, तो अपना चेहरा ऐसे ऐसे करके लटक रहा है। अपने क्लास में 2-3 मैम्स है, मैं हमेशा पॉइंट आउट करता रहता था कि बस बोलना चालो, हाँ करके मुंह फाड़ देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो अगेन ये सब के सब, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से आप रिस्पॉन्ड करते हो सामने वाले को। चेक करना। सो आई कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये आई कॉन्टैक्ट की बड़ी समस्या है भारत में। हम लोग बोलते हैं यू शुड ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं ना, ऐसे बात करें आपसे, बस ऐसे करके दिखते रहेंगे। आप कुछ अच्छा बोल रहे हो तो भी ऐसे करके देख रहा है, कुछ बुरा बोल रहे हो तो भी ऐसे करके देख रहा है, रिएक्शन कुछ नहीं, बस घूरता रह रहा है। सामने वाला कॉन्शियस हो जाता है, अगर कपड़े पूरे पहने, दिख अच्छा रहा हो, पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रहा है। तो आई कॉन्टैक्ट मतलब शुड बी सॉफ्ट। जब आप रख भी रहे हो तो थोड़ा इधर उधर भी देख लो कि उस इंसान को एटलीस्ट थोड़ा सा कंफर्ट रहे जी। इसमें आप क्या पढ़ोगे मेरे हिसाब से, बस ये वाला पैराग्राफ एक आपको रीड करना है, बाकी कुछ नीचे नहीं भी पढ़ोगे तो आई थिंक दैट इज़ फाइन, है ना। ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ, चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बोल रहे हैं कि भाई ओरल है, रिटन है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है, मतलब कौन सी जगह पर कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमको यूज़ करना चाहिए। चेक करते हैं। पहला दे सेइंग ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड पॉलिसी। अच्छा, अगर मेरे को 50,000 लोगों से कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट होगा, फिर मैसेज क्या है जो मैं पास ऑन करना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से। देखो, दे आर सेइंग इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल प्रोबेबली मोर कम्युनिकेशन विल बी ओरल, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से आपको कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज पास ऑन करना है, तो रिटन कंपेरेटिवली ईजी होता है। एक ईमेल भेज दिया आपने 10,000 लोगों को, ईजी। सेकेंड, कॉस्ट फैक्टर। अच्छा, ओरल इज़ ऑलवेज चीपर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो कॉस्ट फैक्टर। थर्ड, नेचर ऑफ मैसेज, कॉन्फिडेंशियल है, जनरल है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। फोर्थ, डिस्टेंस इन्वॉल्व। अब जैसे आपके ऑपरेशन आ रहे हैं लाइक 70 डिफरेंट कंट्रीज़, तो वहाँ पे तो आप ओरल कम्युनिकेशन 70 देशों में जाकर आए और पूछे अच्छा क्या इफेक्ट आया अपने यहाँ पे कोरोना का, डज नॉट मेक सेंस, राइट। सो वहाँ पर रिटर्न मेक्स मोर सेंस। नेक्स्ट, रिसोर्सेज। अब जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी बहुत पॉपुलर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस रीसेंट पेंडेमिक, तो क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कि आप किस फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चेक करना, प्रिंसिपल्स एंड एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। दे आर सेइंग देयर आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डेफिनेटली MCQs एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आई थिंक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई होगा तो यही है। चेक करते हैं। फर्स्ट, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स। जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो वो कितनी सही है, आई थिंक डिसाइड्स अपॉन द मैसेज। करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, अब देखो, जब आप सच बोलते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, आपका ऑरा अलग होता है, आपका वॉइस की स्ट्रेंथ अलग होती है। वही अगर आप ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका टोन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, राइट। सो करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स मतलब जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो वो कितनी सही है। सेकंड, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, कोई बहुत प्यारी बात आप बता रहे हो लेकिन चेहरे पे एकदम गुस्सा दिख रहा है, रोष दिख रहा है, नफरत दिख रही है, तो अगेन आपका पर्पस सर्व नहीं होता है इस क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। फिर जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो हो सकता है सामने वाले को समझ में नहीं आया। अच्छा, आप एक ऐसी ऑडियंस से डील कर रहे हो जिनको इंग्लिश आती नहीं है और आप मेडिकल भाषा में अलग ही बातें कर रहे हो। जैसे डॉक्टर्स आप देखना, अक्सर ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। अब खांसी हो गई आपको, हाँ, डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तीनों आपकी खांसी चेक की, उन्होंने सब डायग्नोस किया और वो आपस में बात करें।
और वो ऐसी अलग लैंग्वेज बोलते हैं ना, अपने को सुन के ऐसा लगता है कि भाई थ्रोट कैंसर ही हो गया, अब तो मरने वाला हूँ मैं। तो लुक एट दी ऑडियंस कि वो क्या सोच सकती है, क्या समझ पाती है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करो, राइट। कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, अपने पेपर लेके आता है कि सर ये मैंने आंसर पेपर लिखा, एक बार ज़रा चेक करके बताओ। मैंने पेपर देखा उसका, मैं देख रहा हूँ, मेरे चेहरे पे अलग ही रिएक्शन है, मैंने ऐसे ऐसे किया। अब ये देख के वो घबरा जाता, बोले सर ऐसा क्या लिख दिया, मतलब अच्छा ही लिखा है, जितना मेरे को आता था मैंने सब लिख दिया, थोड़ी ना फेल होने वाला। लेकिन आपके अच्छा वही आप थोड़ा सा उसको मोटिवेटिंग, नहीं नहीं वेरी नाइस है, दिस इज़ वेरी नाइसली रिटन, वेरी ब्यूटीफुली डन, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो अगेन क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब सामने वाला को आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। थर्ड, कंसाइजनेस, कितना शॉर्ट कितना ब्रीफ में आप बता सकते हो। किसी आज कोई भी नहीं चाहता कि वो आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कहानियाँ सुनाते रहो, राइट। एवरीवन वांट्स दैट बहुत स्पेसिफिक बात में ख़त्म कर दें। आई थिंक मेरे लिए बेस्ट है इस कंसाइजनेस। कंप्लीटनेस कि आपने पूरा पूरा मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट किया, इज़ बेसिकली कंप्लीटनेस। आगे कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। कंसिडरेशन मतलब उसके क्या फीलिंग्स, उसका क्या फ़ायदा है उसमें। जो भी मैं आपको बोल रहा था कि भाई हमेशा जब भी आप सोचो कि मेरे को कोई चीज़ बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी है, उसको सामने वाले को अपना एडवांटेज बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी आपका पर्पस पूरा नहीं होता, सर्व नहीं होता है। इज़ कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। नेक्स्ट, कॉन्क्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन। कॉन्क्रीटनेस मतलब अगेन जितनी भी एब्सर्ड चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें, वो आप उसको कट कर रहे हो, उसको बिल्कुल रिकन्सिडर नहीं कर रहे हो, इज़ बेसिकली कॉन्क्रीटनेस। एंड कर्टसी टुवर्ड्स रेसिपिएंट। कर्टसी मतलब क्या होता है कि कितना सॉफ्टली कितना पोलाइटली आप उस मैसेज को कन्वे करो। और हर इंसान को अच्छा भी लगता है, आप उसको इज़्ज़त दोगे, उसको खुशी होगी। आप बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट के सामने से बात कर रहे हो तो एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीसरी बार तो आपको हड़का के चला जाएगा, क्योंकि घर की मौसी भी आती होगी क्लीनिंग के लिए ना, तो वो भी तीसरी बार आपकी बात नहीं सुनेगी। आपने तो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, उनका एटीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, नेक्स्ट डे आना ही बंद कर देंगे, राइट। इज़ बेसिकली कर्टसी। चलो सो आगे, डिस्कसिंग द फॉलोइंग गाइडलाइंस इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला, चूज़ द राइट मीन्स एंड राइट मोड, मतलब किस तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। ओन योर मैसेजेस। ओन योर मैसेजेस मतलब जो चीज़ आपने बोली है, यू ओन इट। यू ओन इट मतलब आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इज़ बेसिकली ओन योर मैसेजेस। थर्ड, ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ दिस नाउ, कंप्लीट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी बात है आपने सब कुछ उसको बता दिया। अच्छा, कोई स्टोरी आप सुना रहे हो किसी बच्चे को, आपने पूरी स्टोरी सुना दी, और जहाँ पे क्लाइमैक्स आया कि अब हीरो विलन में झगड़ा चल रहा है और कौन जीतेगा ये आपने बताएंगे, और फिर चल सो जाए यार, बोर हो रहा है, राइट, खून कर देगा आपका। ये जितने भी अभी आप सीरीज़ देख रहे हो, 9 पार्ट्स 10 पार्ट्स होते हैं, एंड आई एम श्योर यू ऑल वुड अग्री टू दिस। वो उसको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ला के रोकते ना जहाँ पे देयर इज़ अ क्यूरियोसिटी कि मेरे को नेक्स्ट पार्ट देखना ही देखना है, राइट। तो अभी मैं स्पेशल ऑप्स देख रहा था, उसको एग्जैक्टली वहाँ पे ला के रोकते ना कि यार अब आपसे रहा ही नहीं जाएगा, आप नहीं देखोगे ना तो आपको ऐसा बिल्कुल अनईजी लगेगा। तो उस दिन भी हुआ, मैं देख रहा था, मैंने 1-2 पार्ट्स देखे उसके, थर्ड से तो वो इतना इंट्रीगिंग हो गया ना कि मैं रोक ही नहीं पाया, और पहले ही दिन पहली रात में मैंने पूरा वो सीरीज़ ख़त्म कर दी थी। तो दैट आई थिंक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑब्टेन फीडबैक। ऑब्टेन फीडबैक मतलब जब तक आपको सामने वाले का रिएक्शन रिस्पॉन्स पता नहीं चलेगा, तब तक आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, इज़ बेसिकली ऑब्टेन फीडबैक। थिंक ऑफ द रेसिपिएंट मतलब उसको ऐसा लगे ना कि इट इज़ फॉर मी, ये मेरे अच्छे के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए हो रहा है, राइट। अब जैसे आप कोई अच्छी कार ख़रीदना, तो या आप कोई अच्छे कपड़े अगर आप लेने जा रहे हो, राइट, तो एक अच्छे सेल्समैन की हमेशा आप देखना क्वालिटी होती है। वो जब आपको कोई वो बिज़नेस सूट सेल कर रहा है, तो आपको ना उसके सब फ़ायदे बता देगा, सर ऐसा लगेगा, आप ऐसा सूट करेगा, सर ये बना ही आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल फिट है, फाइन है, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मतलब एक नहीं 25 रिश्ते आ जाएंगे, आपको वो 25 फ़ायदे उसके बता देगा, राइट। तो सामने वाले को सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यार जेन्युइनली मेरे ऊपर अच्छा, कितने तरीके से आप कटे हो आपको भी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुन के एक अच्छी फीलिंग अपने को आती है। थिंक ऑफ द रेसिपिएंट। नेक्स्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस, मतलब कौन सी ऐसी, अच्छा जैसे फेशियल एक्सप्रेशन आप देखना, खैर अभी पूरे लेक्चर में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हाथ मेरा कंटिन्यूसली चलता है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? सामने वाला और इजीली उस चीज़ को कनेक्ट कर पाता है, कहाँ मेरे को मेलो डाउन होना है, कहाँ पे आपको अपना टोन रेस करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, रिपीट इफ़ नेसेसरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज़ बहुत ही डीप है,
डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है या फिर क्लियर नहीं थी, ये सामने वाले के चेहरा ब्लैंक हो गया है, तो इन सभी चीज़ों को आपको वापस से रिपीट करना है। नेक्स्ट, डू नॉट जज। डू नॉट जज मतलब सामने वाला अल्टीमेटली अच्छा यार, ये पता नहीं है, जब पॉइंट आता है मेरे को हमेशा अपने विपुल सर की भी खैर याद आती है। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि हम 3 लोग बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे, तो मलेशिया में थे हम लोग, एंड वी वर ऑन अ फेरी। तो विपुल सर थे और संकेत सर थे, मैं था, एंड देयर वाज अ गाइड। तो गाइड ना हम लोग को फेरी में लेके जा रहा था, और जो जो रास्ते में आता जा रहा था ना, सबके बारे में समझा रहा था कि यार यहाँ पे ये है, उसकी ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद 1-2 राइड्स थी, एक्चुअली में पानी की राइड्स थी, तो समझा रहा था कि आपको क्या करना है। अब वो इतना फास्ट बोल रहा था ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना, माई इंग्लिश नॉट दैट बैड। संकेत सर थे साथ में, तो वो भी सब कुछ सुन रहे थे, और हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे 1 मिनट के बाद देखा, और मैं बोला यार कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा। एंड विपुल सर वॉज वेयरिंग द ब्लैक स्पेक्स, हाँ चश्मा, सॉरी सन ग्लासेस पहने हुए थे उन्होंने, और वो 20-25 मिनट बोला होगा, एंड बड़े प्यार से बड़े चाव से सारी की सारी कहानी सुन रहे हैं कि यार बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा। और आई फेल्ट सो डम एट दैट टाइम। मैंने यार इतनी बुरी इंग्लिश तो अपनी नहीं है कि यार जो भी सामने वाला बोलना चाह रहा है एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। पूरे 20-25 मिनट का भाषण दिया, और उसने हम दोनों से पूछा सो व्हाट यू टू डू, यू गॉट इट। तो हम दोनों ने बोला कि यार नो नथिंग। तो हम विपुल सर की तरफ देखे, मैंने यार इस आदमी को तो सब समझ में आ गया, अब ये बता देगा। तो उसने जैसे ही सर की तरफ देखा और उसने पूछा कि सो यू अंडरस्टूड, तो विपुल सर एक ही लाइन में खत्म, नॉट अंडरस्टूड। मैं वो इस पॉइंट पे इस वजह मैंने यार फिर 25 मिनट क्यों टाइम पास कर रहा था, मतलब पहले ही 2 मिनट में बोलते थे कि सब कुछ नहीं समझ में। आई थिंक 1 घंटा तो हम लोग वो सोच के हंस रहे थे। डू नॉट जज मतलब अगेन सामने वाली पार्टी को अगर कुछ ना समझ में आया, सो डोंट फॉर्म ओपिनियंस। आई थिंक यू हैव टू रिपीट एंड एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। नेक्स्ट, रिलाई ऑन फैक्ट्स। रिलाई ऑन फैक्ट्स मतलब अगेन जो चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं दैट शुड बी ट्रू एंड क्लियर, इज बेसिकली रिलाई ऑन फैक्ट्स। तो यार ये सारे के सारे आपने खैर फीचर्स पढ़े अभी यहाँ पर कि भाई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आई थिंक वी आर एट द फैग एंड ऑफ द चैप्टर। मेरे ख्याल से और 2 कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, एंड probably this chapter basically gets over, है ना। सो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, सो मे बी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको किसी पॉइंट पे ब्रेक लेना है, सो यू कैन स्टॉप फॉर अ वाइल, 1-2-5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, और बाकी का लेक्चर आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। कंट्रोल या ऑल्ट, F3